कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राओं का मिशन जियोग्राफी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। अपन ने जो शुरू कर रखा है प्रश्नोत्तर सीरीज, विशेष रूप से बोर्ड क्लास तो कक्षा 12 के लिए भूगोल विषय के लिए, और बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है अकॉर्डिंग 2022 का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अपन प्रश्नोत्तर बना रहे हैं। तो ज़रूर देखें हमारे मिशन जियोग्राफी यूट्यूब चैनल को, पढ़ें प्रश्नोत्तर और प्राप्त करें अपने लक्ष्य को। लगभग अपना टारगेट है 100% अंक प्राप्त करना, तो अपनी भरपूर कोशिश है कि आपको आपके पूरे अंक प्राप्त हो। तो इसी ध्येय के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि मानव बस्ती जो है उसके बारे में अपन देख रहे हैं। पहला प्रश्न इसमें जो ये बता दूं कि 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 1.5 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। कुल मिलाकर के 4 नंबर के क्वेश्चन इस पार्ट से आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है उसको अपन देखें। मानव बस्ती किसे कहते हैं? मानव बस्ती किसे कहते हैं, आज का पहला प्रश्न है। तो मानव बस्ती जो है उसका अर्थ क्या है? तो सामान्य शब्दों में यदि अपन कहें कि किसी भी आकार और प्रकार के घरों का संकुल, यानी घर किसी प्रकार आकार के हो सकते हैं, किसी प्रकार के हो सकते हैं, उनका संकुल हो, जमावड़ा हो, जिसमें मनुष्य रहते हैं। ठीक है, जो अपने लिए घरों और आवासों का निर्माण करते हैं, जो रहते हैं वही तो अपने लिए आवास घर निर्माण करते हैं। यही संकुल क्या कहलाता है? मानव बस्ती कहलाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है कि मानव बस्तियां मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो जो बस्तियां जो होती है मुख्य प्रकार से 2 प्रकार इसके हैं। एक का नाम है ग्रामीण बस्ती, दूसरे का नाम है नगरीय बस्ती। ठीक है ना, ग्रामीण और नगरीय बस्ती 2 प्रकार इसके हैं। अगला बिंदु है ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर क्या है? जब आधारभूत अंतर की बात आती है तो ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के आधारभूत अंतर की यदि अपन बात करते हैं तो पाएंगे कि पहला जो अंतर है उसमें है ग्रामीण बस्तियां अपने जीविकोपार्जन के लिए प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर करती है। सभी के सभी लोग कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं। ठीक है ना, तो खेती से जुड़े रहते हैं, तो प्राथमिक क्रियाओं पर में संलग्न रहते हैं। जबकि नगरीय बस्तियां जो होती है द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं पर निर्भर, मुख्य रूप से सेवा सेक्टर, सेवा और व्यापार, ठीक है ना, इनमें अधिक ये बल देते हैं। दूसरा जो बिंदु है इसका वो है कि नगरीय क्षेत्र आर्थिक नोड होते हैं, आर्थिक केंद्र होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक क्रिया अधिक होती है। लोगों की आजीविका के लिए अपन कहें तो स्टैंडर्ड अच्छा होता है गाँव की बजाय, और उनकी आय भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये आर्थिक नोड के रूप में काम करते हैं। वह ग्रामीण बस्तियों में लोग मुख्य रूप से भोजन और कच्चे माल के बदले सेवाएं नगरों से प्राप्त करते हैं। तो ये आर्थिक नोड होते हैं, व्यापारिक गतिविधियाँ चलती है, आर्थिक क्रिया अधिक चलती है, और ये गाँव को क्या उपलब्ध करवाते हैं? भोजन और कच्चे माल के बदले में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। चिकित्सा सेवा है, परिवहन सेवा है, ठीक है ना, अन्य व्यापारिक सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। तीसरा बिंदु है कि ग्रामीण बस्तियों में सामाजिक प्रगाढ़ता अधिक होती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि गाँवों के अंदर सामाजिक प्रगाढ़ता अधिक होती है, सामाजिक लोग एक दूसरे से आपस में बहुत अधिक जुड़े हुए होते हैं, जबकि नगरीय बस्तियों में इनकी कमी पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण बस्तियों के कितने प्रकार हैं? जब ग्रामीण बस्ती के प्रकार की बात आती है तो 4 याद रखना, इसके 4 प्रकार है। कितने प्रकार है? 4। पहला नाम है गुंचित या संकुलित बस्ती। गुंचित या संकुलित बस्ती का मतलब होता है ऐसी बस्ती जिसमें आवास पास पास होते हैं, ठीक है ना, और बहुत अधिक नज़दीक आवास बने होते हैं, उनको गुंचित या संकुलित बस्ती कहा जाता है। दूसरा प्रकार है अर्धगुंछित या विखंडित बस्तियां। इसमें जो आवास है कुछ दूरी ली हुई है, कहीं संकुलित होते हैं, कहीं आवासों के बीच में दूरी ज़्यादा होती है। तीसरा प्रकार इसका है पल्लीकृत बस्तियां, ठीक है ना। तो पल्लीकृत बस्तियों में नगला या पल्ली जिसको कहेंगे, घरों के बीच में अधिक दूरियां होती है, ठीक है, और अलग अलग मोहल्ले के रूप में वो नज़र आते हैं, ठीक है। और चौथा प्रकार है परिक्षिप्त। इसमें जैसे खेतों में ढानियाँ होती है अपने कह सकते हैं इनको, तो एकदम से दूर दूर तक खुले, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह की बस्तियाँ देखने को मिल जाती है। तो 4 प्रकार इसके देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में नगरीय बस्ती के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है? ये नगर किसको कहते हैं भारत में? तो अपनी जो शर्तें हैं यहाँ पर नगरीय बस्ती के लिए, जो महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ दे रखी है वो है कुल आबादी 5000 से अधिक होनी चाहिए, पहली बात। जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, दूसरी बात,
ठीक है। इसके अलावा कोई नगर निकाय या नगर पालिका, नगर निगम यहाँ पे कार्यरत हो यथा, ठीक है, जैसे कि प्रशासनिक इकाई नगर निकाय या नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद होनी चाहिए। और 75% से अधिक आबादी गैर कृषि कार्य में संलग्न हो, अर्थात प्राथमिक क्रिया के अलावा गैर कृषि कार्य, विनिर्माण, ठीक है, और सेवा सेक्टर में संलग्न होनी चाहिए। तो ये बिंदु इसके लिए महत्वपूर्ण, ये शर्तें हैं तो उसी को अपन नगर कहते हैं। सभ्यता काल में भारत में प्रमुख कौन से, सभ्यता काल में भारत में प्रमुख नगर कौन से थे? यहाँ नगर पढ़ना भाई, छूट गए कई वर्ड। नगर कौन से थे? तो सभ्यता काल की बात आती है तो सिंधु सभ्यता जो समय था उस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख नगर भारत में हुआ करते थे। अगला है निम्न में से प्राचीन नगर नहीं है तो प्रयाग, पाटलिपुत्र, मदुरई और जयपुर। तो जयपुर जो इसका उत्तर से रहेगा आधुनिक नगर है, बाकी ये सारे सारे क्या है? प्राचीन नगर है। निम्न में से आधुनिक नगर है तो सूरत, पांडिचेरी, गोवा, दमन सारे आधुनिक नगर है, क्योंकि इनकी स्थापना जो है अंग्रेजों ने अपने आने के बाद की थी। किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी। अंग्रेजों ने इनकी स्थापना आने के बाद की थी, सन 1600 के बाद में, ठीक है। तो ये आधुनिक कहलाते हैं। जनसंख्या के आकार के आधार पर नगर कितने प्रकार के हैं? तो 6 प्रकार के, ठीक है। आकार के आधार पर कितने प्रकार है? 6 प्रकार। नगर कहते किसे हैं? नगर सामान्य रूप से नगर किसे कहते हैं? तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले केंद्र को, ठीक है। बाकी नगर के लिए कौन कौन शर्तें वो अलग है, लेकिन 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले केंद्र को नगर कहा जाता है। महानगर किसे कहते हैं इसकी बात आती है तो 10 लाख से 50 लाख जनसंख्या वाले केंद्र को महानगर कहते हैं। मेगानगर किसे कहते हैं? जब मेगानगर की बात है 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को मेगानगर कहते हैं, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल है तो बृहत मुंबई, यहाँ की आबादी 1,84,00,000 है, तो सबसे बड़ा नगरीय संकुल है मुंबई 2011 के अनुसार, ठीक है। प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं? तो जिन नगरों का उद्भव प्रशासनिक नगरों के रूप में हुआ है, जो किसी राज्य की राजधानी रहे होंगे, जहाँ से किसी प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था चलती थी, प्रशासन जहाँ से चलता था, तो उसको, तो वे संपूर्ण राज्यों की राजधानी या प्रशासनिक नगर के रूप में ही तो है, ठीक है। तो यहाँ जैसे दिल्ली देश की राजधानी, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की है, जयपुर राजस्थान की, तो ये प्रशासनिक नगर है। पूरे भोपाल मध्य प्रदेश की है, ठीक है ना। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की, तो ये सारे प्रशासनिक केंद्र रहे हैं। औद्योगिक नगर किसे कहते हैं? तो ऐसे जिन नगरों का विकास उद्योगों की अवस्थापना के कारण हुआ है। महत्वपूर्ण सी बात है, उद्योग अवस्थापना पीछे उद्योग नगर का, जैसे मुंबई देश की आर्थिक राजधानी था, तो उद्योगों का बहुत अधिक विकास यहाँ पे हुआ है। सेलम, जमशेदपुर स्टील कारखाना था, सेलम लोहा इस्पात कारखाना था, भिलाई लोहा इस्पात कारखाना, ठीक है। कोयला खनन के लिए भी महत्वपूर्ण जगह है, तो इस कारण से इनका विकास हुआ है, तो इसको अपन औद्योगिक नगर कहेंगे। पतन नगर किसे कहते हैं? बस नायाब भी है पतन नगर, तो ये समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में पाए जाने वाले वो केंद्र जो है जहाँ पर नगरीय संकुल बन गए हैं या नगरीय संकुलों की स्थापना हो गई है, ठीक है ना। और ये परिवहन केंद्रों के रूप में काम आए हैं, लेकिन हो इनकी अवस्था समुद्र के किनारे होती है, ठीक है। और ये विदेशी व्यापार यानी समुद्री परिवहन जो है उसके में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इसमें साथियों कांडला है, कोच्चि है, विशाखापट्टनम, ये प्रमुख पतन नगर के रूप में विकसित हुए हैं। इनका महत्व जो है ना, जो विशेषीकृत सेवा इसकी महत्वपूर्ण है पतन की रही है। जैसे मुंबई वैसे पतन है, लेकिन उसका जो महत्वपूर्ण केंद्र वो औद्योगिक है उसका, है ना। अत्यधिक मात्रा में वहाँ औद्योगिक की स्थापना कर दी गई है। अगला है वाणिज्यिक नगर किसे कहते हैं? तो जिन नगरों का विकास वाणिज्य और व्यापार की गतिविधियों के संचालन से हुआ है, बहुत अधिक वाणिज्य और व्यापार गतिविधियाँ वहाँ संचालित हुई है, तो इस कारण से तो व्यापार के केंद्र रहे हैं ये। तो कोलकाता व्यापार का केंद्र है, अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी यहीं लगाई थी, सतना और सहारनपुर, ठीक है ना। तो ये व्यापारिक नगर, वाणिज्यिक नगर कहलाते हैं। अगला है जिन नगरों का उद्भव खनन क्रियाओं के कारण हुआ हो वे नगर खनन नगर कहलाते हैं। खनन नगर किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, तो खनन नगर के कारण जैसे झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली, ये सारे खनिजों के खनन के कारण इनका विकास हुआ है, ठीक है ना। तो खनिज निकल रहा था जिसके कारण यहाँ अत्यधिक आबादी केंद्रित हो गई और ये खनन नगर कहलाए। यह प्रश्न पूछा गया बार बार, गैरीसन नगर किसे कहते हैं? जिसको छावनी नगर भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका? छावनी नगर, ठीक है।
तो छावनी नगर के लिए तुमको मैं बता देता हूँ, जिन नगरों का उद्भव सैनिक छावनी के रूप में हुआ था। प्रारंभिक समय में यहाँ पे सैनिक छावनियाँ थी और विभिन्न प्रदेशों को कंट्रोल करने के लिए, तो वो आज धीरे धीरे उनका विकास उसी रूप में हो गया। तो ये छावनी और गैरसैंण नगर कहलाए। तो अम्बाला, जालंधर, महू, बबिना, उधमपुर, ये सारे क्या थे, प्रमुख नगर जो है छावनी नगर के रूप में थे। जैसे राजस्थान के अंदर नसीराबाद है ना, ये उस समय अंग्रेजों समय छावनी हुआ करती थी। तो इनका विकास इस रूप में हुआ है। स्मार्ट सिटी मिशन का प्रमुख उद्देश्य, तो सिंपल बात, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट मतलब किस रूप में स्मार्ट है, तो जैसा कि स्मार्ट सिटी का उद्देश्य है शहरों को बढ़ावा देना है। इस योजना का जो आधारभूत सुविधा शहर में क्या क्या होनी चाहिए, आधारभूत सुविधा, जैसे कि वहाँ पे सड़कें हैं, बिजली है, आवास है ना, जल की आपूर्ति है, शुद्ध हवा है, ये आधारभूत सुविधाएं वहाँ पे होनी चाहिए। साफ़ सुथरा पर्यावरण वातावरण होना चाहिए, नागरिकों को बेहतरीन जीवन मिलता है, इस तरह का नगर होना चाहिए, सिटी इस तरह की होनी चाहिए। और इस योजना का उद्देश्य एक ऐसे सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करे, यानी लोग उसको फॉलो करें, उस नगर को देख करके अन्य नगरों के विकास के ऊपर ध्यान दें, इस तरह का होना चाहिए। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर किसे करते हैं, धार्मिक या सांस्कृतिक की जब बात आती है तो वे नगर जिनका विकास धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हुआ है तो वो धार्मिक और सांस्कृतिक नगर कहलाते हैं। जैसे अजमेर, ठीक है ना, धार्मिक केंद्र रहा है, प्राचीन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कांड काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है, और पुष्कर धार्मिक स्थल रहा है, ठीक है ना। झील जो है काफ़ी पवित्र रही है और आज भी लोग उसका अपने जीवन में महत्व समझते भी है। पूरी है ना, मथुरा है, वाराणसी है, उज्जैन है, हरिद्वार है, तो सब सारे सारे क्या है, धार्मिक केंद्र रहे हैं अपने शुरू से ही। शैक्षिक नगर, नगर पढ़ें इसको, शैक्षिक नगर किसे कहते हैं, तो शैक्षिक नगर की जब बात आती है जिन नगरों का विकास शिक्षा केंद्र के रूप में हुआ, जैसे रुड़की विश्वविद्यालय होते थे, वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हुआ करता था, पिलानी, बिट्स आज भी है, इलाहाबाद, ठीक है ना, ये सारे शिक्षा के कारण फेमस हुए हैं, तो इनको अपन शैक्षिक नगर के रूप में कह सकते हैं। पर्यटन नगर किसे कहते हैं, जिन नगरों का विकास पर्यटन केंद्र के रूप में हुआ हो, जैसे नैनीताल है, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, शिमला, ऊटी, माउंट आबू, सारे पर्यटन के केंद्र रहे हैं, सिंपल सी बात है, तो इनको पर्यटन नगर कहा जाता है। एक है विशेषीकृत नगर किसे कहते हैं, जब विशेषीकृत की बात आती है तो सारे के सारे नगर किसी विशेष सुविधा के लिए बने होते हैं। जैसे कि अपने सारे विशेषीकृत नगर ही पढ़े हैं, कोई तो शिक्षा के लिए फेमस हुआ है, कोई पर्यटन के लिए फेमस हुआ है, कोई परिवहन के लिए फेमस हुआ है, तो ये अपने एक विशेष कार्य के लिए प्रसिद्ध होने के कारण ही इस जिन नगरों का एक स्पेसिफिक वर्क होता है उसके कारण वो फेमस होते हैं ना, तो उसको अपन विशेषीकृत नगर कह सकते हैं। और जिन नगरों के अंदर, अगला प्रश्न है बहुप्रकार्यात्मक नगर किसे कहते हैं, तो ये आता है बहुप्रकार्यात्मक, जिस नगर में कोई विशेष कार्य को लेकर के उसका आंकलन अपन नहीं कर सकते, जैसे पर्यटन नगर उसको नहीं कह सकते, शैक्षिक नगर नहीं कह सकते, परिवहन नगर के रूप में नहीं कह सकते, औद्योगिक नगर के रूप में उसको संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें हर तरह की गतिविधियां, सारी गतिविधियां शामिल हो जाती है, तो सारी गतिविधियों का वह केंद्र बन जाता है, तो इस तरह का नगर जो है बहुप्रकार्यात्मक नगर कहलाती है। प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, तो इस तरह के नगर जो है वो बहुप्रकार्यात्मक बन जाते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है कि गुंक्षित बस्तियां किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो 4 प्रकार ग्रामीण बस्तियों के हैं, गुंक्षित है या इसको सहत भी कहते हैं, गुंक्षित या सहत बस्ती। तो जिन बस्तियों में आवास पास पास बने होते हैं, निश्चित रास्ते होते हैं, चारों ओर से खेत खलियान जो है उनसे वो अलग बस्तियां होती है, ठीक है ना, और घर जो होते हैं एक दूसरे से सटे होते हैं, ठीक है ना, तो इस तरह की बस्तियां गुंक्षित कहलाती है। इस तरह की बस्तियां गंगा के जलोढ़ मैदान और उत्तर पूर्वी राज्यों में देखने को मिलती है, मुख्य रूप से इस तरह की बस्तियां दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, अर्धगुंक्षित बस्तियां किसे कहते हैं, अर्धगुंक्षित बस्तियां
किसे कहते हैं। तो अर्धगुंछित की बात आती है तो इसमें अपन देखेंगे कि जिन बस्तियों में आवास कुछ संकुलित और कुछ विखंडित हैं। देखो कुछ आवास तो पास पास बने होते हैं और कुछ आवास कुछ दूरी पर बने होते हैं। तो इस तरह की बस्तियां जो होती है वो अर्धगुंछित बस्ती के नाम से पुकारी जाती है। और ये बनती क्यों है? संहत बस्ती के विखंडन से इस तरह की बस्तियां बनती है। जैसे कुछ लोग हैं एक जगह छोड़ करके मध्यवर्ती केंद्र के अंदर कुछ लोग जो पैसे वाले होते हैं वो उनके आसपास की आवाज़ परचेज कर लेते हैं, और जो दूसरे लोग हैं जो गांव के दूसरी ओर है ना, जिस बाहर की किनारे की ओर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के लोग ताकतवर का भाई यहाँ मतलब यहाँ पे संपन्न लोगों से है, पैसे वाले लोगों से है। तो वो गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं, उस ज़मीन को बेच करके दूसरे गांव के बाहर की ओर अपने आवास बना लेते हैं। तो इस तरह की जो बस्तियाँ कहलाती है वो कौन सी कहलाती है? अर्धगुंछित बस्तियाँ कहलाती है। और ये बस्तियाँ गुजरात के मैदान और राजस्थान के अंदर देखने को प्रमुखता से मिलती है। अगला प्रश्न है पल्लीकृत बस्ती किसे कहते हैं। पल्लीकृत की जब बात आती है तो जब एक बस्ती भौतिक रूप से कई इकाई में बढ़ जाती है परंतु सबका नाम एक ही रहता है, ठीक है ना। जैसे कुछ एक बड़ी संत बस्ती होती है, कुछ आवास यहाँ बने होते हैं, कुछ आवास दूर बने होते हैं, कुछ आवास और आगे बने होते हैं। तो इस तरह की जो आवास से अलग अलग बनी हुई जो बस्ती होती है उसको मुख्य रूप से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी आदि नामों से इसको पुकारते हैं, ठीक है ना। जैसे अपने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है वहाँ पे उसको पाड़ा के नाम से पुकारते हैं। नालपाड़ा, खोरापाड़ा, इस तरह के गांव छोटे छोटे जो ढाणियाँ के रूप में होती है वो देखने को मिलती है। तो ये इस तरह के जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से नदियों के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे निम्न गंगा मैदान और हिमालय की निचली घाटियों में इस तरह के आवास देखने को मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है अपना प्रक्षिप्त बस्ती किसे कहते हैं। तो 4 प्रकार थे। तो ऐसी बस्तियां जो एकाकी सुदूर जंगलों में पाई जाती है, दूर दूर आवास, जैसे अपनी भाषा में कहें अपने खेतों में ढाणियाँ होती है, ठीक है ना, और पहाड़ियों के ढालों पर बने होते हैं और दूर दूर तक आवास बने होते हैं। ऐसी बस्तियाँ मेघालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि में देखने को मिलती है। तो इस तरह की बस्तियों को अपन क्या बोलते हैं? प्रक्षिप्त बस्ती के नाम से पुकारते हैं। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के लिए कक्षा 12 के अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, भूगोल में 100% अंक प्राप्त करने के लिए देखते रहें हमारा मिशन ज्योग्राफी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं ताकि अपने मिशन का जो फायदा है अधिक से अधिक बच्चों के पास में पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल।